जन्म में तो उनको विश्वास होता कि संभव था। अमर जी को धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने हमको आपसे मिलवाने ये हम लोग का सौभाग्य है मौका दिया। सर के साथ जुड़े हैं। नमस्कार, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय पटल का, जबकि कल 2 अक्टूबर के दिन सभी को पता है कि हम गांधी जयंती मनाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। और ये 2 पुरुष कहें महान पुरुषों की जयंती हमारे लिए अपने आप में एक अद्भुत, जिसे कहा जाए कि एक त्योहार की तरह है हमारे लिए। और ऐसे त्योहार के समय में आज पूर्व संध्या पर हम जिनसे मिल रहे हैं वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र सुनील शास्त्री जी। और आपको इस पटल पर पाकर वास्तव में हमारा ये पटल तो धन्य हुआ ही है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जितने लोग भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब भी ऐसा अनुभव करेंगे। और सच कहूं तो आपने जो फोटो भेजी थी शास्त्री जी की, मुझे लग रहा है वो आप ही की फोटो थी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक अजीब उल्लास हो रहा है कि मैं उनसे मिल रही हूँ। तो इस आनंद को मैं आपके सामने वास्तव में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। जैसे कि कोई ऐसा पल, बिछुड़ा हुआ ऐसा पल सामने आ गया है, जो कि लोग कहते हैं कि बीता हुआ वक्त नहीं आता है, लेकिन मेरे लिए ये बीता हुआ वक्त बन गया है, जो कि फिर से साकार हो गया है। तो आपका मैं जितना भी आभार और अभिनंदन करूं कम है सर। और उसके साथ हमारे समस्त देशवासियों को भी इतना आनंद आ रहा होगा आपको देखकर, और जो भी देख रहे हैं उन सभी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और उसके साथ साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरनाथ अमर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी संस्था के सह अध्यक्ष ही नहीं है, हमारे गाइड, हमारे निर्देशक। और सबसे बड़ी बात है कि शास्त्री जी से मिलाने वाली वो कड़ी है जिसकी हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसके आनंद की। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सच कहूँ तो सर, हम लोग शास्त्री जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते, सुनते, जानते हैं, वो सारी चीजें ना कहीं ऐसे लगती है कि ऊपरी तौर पर है, वक्ती तौर पर है। लेकिन जब आपसे रूबरू उनके बारे में हम सुनेंगे तो वो क्षण कितना आह्लादकारी होगा, कितना आनंददायी होगा। और वास्तव में वो सच पर से एक पर्दा उठाने वाली बात भी होगी, क्योंकि जो लिखा जाता है, जो सुना जाता है, उस पर विश्वास करना उतना आसान नहीं होता है। तो आपका एक बार पुनः स्वागत करते हुए मैं चाहूंगी, निश्चित ही लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं, इस देश के वो कर्णधार थे जिस पर कि मैं कहूं कि हमारा देश आजाद होकर टिका हुआ था। और आप उनके सुपुत्र हैं, तो आपके बारे में भी कोई परिचित ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। किंतु फिर भी एक कहते हैं कि एक औपचारिकता भी होती है, और कुछ शायद नया भी हमें पता चल जाए। तो मैं अमर जी से आग्रह करूंगी कि उनका थोड़ा सा परिचय हमारे सामने दें। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी। सर बहुत बहुत प्रणाम आपको आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। सबसे बड़ी बात कि कल 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती, शास्त्री जी की जयंती, और ये 2 महात्मा, 2 युग पुरुष, 2 कालजयी पुरुष, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की धारा, उनके जीवन मूल्य और सारा कुछ बदल के रख दिया। एक ऐसी ऊंचाई दी, एक ऐसा मापदंड उन्होंने दिया जिससे आज तक हम गौरवान्वित हो रहे हैं। और सदा जब तक यह इतिहास है, जब तक यह धरती है, तब तक हम गांधी जी और शास्त्री जी के स्मृति को नमन करते रहेंगे। उनकी जो राष्ट्र को देन है उसे हम देखकर, सुनकर गौरवान्वित होते रहेंगे। तो सर एक बार पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इंदु जी, सबसे बड़ी बात कि सुनील शास्त्री जी, उनको देख कर लगता है ना जैसे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी हम लोगों के सम्मुख बैठे हुए हैं। मैं तो बोल रही हूँ ना, मुझे कुछ ऐसा ही एकदम से महसूस हुआ।
और वही इतना मृदुल आनंद आया कि मुस्कान, मैं क्या बताऊं। वही सहजता, वही जी बड़प्पन, वही जीवन की ऊंचाई, वही जीवन मूल्य। इतनी प्रेरणा मिलती है सर को देख कर के हम आपको बता नहीं सकते हैं। और अभी तो लाखों लोग देख रहे हैं दर्शन के मेरी बात कार्यक्रम में सर जब पधारते थे और जो शास्त्री जी से जुड़ी स्मृतियां सुनाते थे, तो लाखों लोग हिंदुस्तान के और विदेशों में उससे प्रभावित होते थे और प्रेरणा लेते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व सर आज हम लोग के इस अभ्युदय के पटल पर आप आमंत्रित हैं, हम सबसे रूबरू हो रहे हैं। तो पूरे विश्व के जितने भी हमारे देशवासी हैं, अभ्युदय परिवार के सदस्य हैं, वो सब की ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। और जैसा कि इंदु जी आपको पता ही है कि सर समाज सेवा से, राजनीति से, शिक्षा से, सब चीजों से जुड़े हुए हैं। और आप राज्यसभा के सदस्य रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और इन दिनों मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव भारतीय जनता पार्टी में हैं। और अच्छा। समाज सेवा की इतनी ऊंचाइयां आपके पास है, दिन रात अनवरत आप समाज सेवा में लगे रहते हैं, कभी देश के इस कोने में, कभी देश के उस कोने में। माने एक शास्त्री जी ने जो बुनियाद डाली समाज सेवा की, राष्ट्र सेवा की, उस परंपरा को आप निभाते चल रहे हैं और वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। तो सर एक बार फिर से आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और इंदु जी सिर्फ हमारे या आपके मन में ये सवाल नहीं है, अभी पूरे देशवासियों के मन में शास्त्री जी को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी उत्कंठा होगी जानने की, बहुत सारे ऐसे पक्ष होंगे जिनसे हम अपरिचित हैं, अनजान हैं। तो बिना समय गंवाते हुए इंदु जी हम आपसे आग्रह करेंगे कि उन बात को, उन जो अनजान पक्ष है उसके बारे में आदरणीय सुनील शास्त्री जी से हम पूछें, बात करें और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत सुंदर बात आपने बताई। और अभी निश्चित ही मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि मैं हमारे आदरणीय शास्त्री जी के सामने बैठी हूँ। तो उनके व्यक्तित्व से तो सारी दुनिया परिचित है, आपने कहा अमर जी, बिल्कुल सही कहा। और उनकी जो महानता है उसके बारे में कुछ भी कहना तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। लेकिन जब आपसे बात हो रही है तो मुझे ऐसे लगता है कि चूंकि आप उनके सुपुत्र रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आती ही नहीं है बाहर। जैसे बातें बचपन की अगर करी जाए तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो भी हम नारा देखते हैं, जो भी बातें सुनते हैं, उसके बाद आखिर में उनके बचपन में, जैसे कि हमने कहीं पढ़ा था कि वो गंगा पार करके और स्कूल जाते थे, या उन्हें गुदड़ी का लाल कहा जाता था। तो ये सारी जो चीजें थी उनके बचपन की, ऐसी क्या खास बात थी जो कि हम इस तरह से उनको परिभाषित करते थे, और क्यों गंगा पार किस तरह करके और स्कूल जाने की जो बातें होती हैं उस समय की, तो आज के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अद्भुत बात होगी। जी इंदु जी, ऐसा है कि ये सब बातें मैंने अपनी पूछने माँ ललिता शास्त्री जी से सुनी, जो उनको मालूम था, उनसे पता हुआ। और दूसरा, मैं दादी को बहुत मानता था अपने। अच्छा। बाबूजी की मदर राम दुलारी जी, तो राम दुलारी जी हमारी दादी थी। और अच्छा। वो, और एक चीज मैं आपको शुरू में ही बताना चाहूंगा कि आप विश्वास नहीं मानेंगी, जब बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो प्रधानमंत्री के बाद जब घर लौटे तो सबसे पहले वो दादी के पास गए और दादी का चरणों में प्रणाम किया उन्होंने। और प्रणाम करने के बाद उन्होंने दादी से पूछा, आपका क्या कहना है, आप, मैं आपका बेटा यहाँ पर आया हूँ आपसे आशीर्वाद लेने। तो उन्होंने यही कहा, वो बाबूजी को नन्हे बोलती थी, तो उन्होंने कहा, नन्हे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस देश के मुखिया के रूप में, उन्होंने वर्ड प्रधानमंत्री ने कहा, मुखिया के रूप में एक अपनी भूमिका निभाना, एक ईमानदारी से, सच्चाई से, कर्मठता से, निष्ठा से देश की सेवा करते रहना, और हर व्यक्ति जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पीड़ित है उसको सहायता देना, उसकी मदद करना। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद बाबूजी को मिला हमारी दादी से और अपनी माँ से। और मैं ये कहूँगा कि बाबूजी
अगर मैं सही रूप में कहूँ तो सब सरलता और उनके जितना भी आपकी उनकी व्यक्तित्व जिस तरह से भी था वो इतना अच्छा था कि उन्होंने दादी की बात पर पूर्ण रूप से उन्होंने अमल किया। और वैसे कार्यकाल उनका ज्यादा लंबा नहीं रहा, 19 महीने तक वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 19 महीने में और जब पर लोग वैसे कहते थे कि 18 महीने का उनका कार्यकाल था, तो 18 महीने में अगर मैं ये कहूँ कि गीता का 18 अध्याय उन्होंने दोहरा दिया तो गलत बात नहीं होगा। जी क्या हाँ। बात है, क्या बात है, तो बहुत सुंदर। आज बाबूजी को हम लोग को बाबूजी बोलते थे हम सब बच्चे, तो जी। बाबूजी को आज मैं जब सोचता हूँ तो ये सोचता हूँ कि उनका जितना भी उनका कैरेक्टर चरित्र का कहा जाए वो बहुत कम होगा। हम लोग कुछ भी उनके सामने नहीं है। आज बाबूजी ने अपनी छवि एक कैसी बनाई है, एक ऐसा विश्वास उन्होंने छोड़ा है कि आज देश की जनता आज भी उनको उतना ही मानती है जितना उनके जीवन काल में। तो बिल्कुल आज बिल्कुल। बाबूजी के संबंध में मैं इतना कहूंगा और ये भी कहूंगा, आज गांधी जी का है इसलिए मैं जरूर इस बात को इसमें जोड़ूंगा कि गांधी जी के सच्चे अनुयायी के रूप में अगर मैंने राजनीति में मैं बहुत सालों से हूँ और कई बहुत जगह पद पर भी रहा तो आज भी हूँ, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मैंने कहीं पर भी शास्त्री जी को गांधी जी के सच्चे अनुयायी के रूप में मैंने अगर देखा है आज राजनीति में तो लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा। क्या बात है। और आज बहुत खूब, बहुत खूब। बताना चाहता हूँ कि सर जैसा अभी आपने इंदु जी ने शास्त्री जी के बचपन की बात की, गुदरी में छिपे लाल उनको कहा गया और पढ़ने के लिए तैर कर गंगा नदी पार करके चले जाते थे। वैसी निष्ठा, वैसा समर्पण, वैसा त्याग आज की तिथि में बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर जब ये तो हुई बचपन की बात शास्त्री जी की, अब सर हम आपके बचपन की बात करते हैं। जब आप छोटे थे सारे भाई बहन, उस समय बाबूजी तो बहुत व्यस्त रहते होंगे, तो बचपन की कोई ऐसी स्मृति जो आपके जीवन का वो प्रेरणा स्रोत बना भविष्य के लिए? मुझे अम्मा बताती हैं, अम्मा कहती थी मुझे कि बेटा जब बाबूजी पुलिस मंत्री, उस समय पुलिस मिनिस्टर बोला जाता था होम मिनिस्टर को उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा जब पुलिस मंत्री बने बाबूजी और देर से दफ्तर से लौटने लगे तो एक दिन तुम बाहर खड़े थे बरामदे पर और बरामदे में खड़े होकर बाबूजी का इंतजार कर रहे थे। जब शास्त्री जी आए तो मैंने उनकी उंगली पकड़ ली और कहा कि आप अगर इसी तरह से देर में आएंगे, हम लोगों से नहीं मिलेंगे, तो ये जो पुलिस वाला खड़ा है बाहर, जो गार्ड था ना वहाँ खड़ा हुआ, हमने कहा उससे मैं आपको पकड़वा दूंगा। तो अम्मा बताती हैं कि बाबूजी बहुत हंसे इस बात पर और उन्हें लगा ऐसा कि कुछ बड़ी कह दी, तो उन्होंने फिर दूसरे दिन से कोशिश की आने की, लेकिन वो आ नहीं पाए और हमेशा ही देर से लौटते थे। तो हम लोगों की आदत हो गई फिर। बहुत बहुत सुंदर आपने जो बचपन की बातें, वास्तव में अमर जी बचपन की बातें होती ही बड़ी मजेदार सी हैं, तो वो किससे ना कहीं और मिलते नहीं है, वो बच्चे ही बता सकते हैं या हम खुद अपने बारे में बताएं तो आनंद आता है उसका। तो बड़ी मजेदार सी बात आपने बताई, लेकिन साथ साथ आपने ये भी बताया कि जैसे गांधी जी और शास्त्री जी, तो शास्त्री जी गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और 2 अक्टूबर जो है ये बहुत सुंदर संयोग है कि दोनों महापुरुषों का जन्म एक ही दिन भी हुआ है। तो गांधी जी से शास्त्री जी कितना प्रभावित थे? मैं इसको एक शब्द में कहूंगा, एक सेंटेंस में कहूंगा कि बाबूजी ने, आप इससे अंदाज लगा लेंगी कितना प्रभावित होंगे, क्योंकि बाबूजी ने मुझसे कहा तुमने किन किन पुस्तकों को पढ़ा है, किन राजनीतिक नेताओं के बारे में पढ़ा है, तो मैंने बता दिया उनको, कई मैंने नेहरू सबका बता दिया। तो उन्होंने कहा तुमने गांधी जी को पढ़ा? मैंने कहा नहीं, उनका बहुत बड़ी गलती की है तुमने बेटा, तो मैं तुमसे कहूंगा गांधी जी को पढ़ो, क्योंकि गांधी जी को तुम पढ़ोगे
तो तुम भारत को पढ़ोगे। भारत क्या के बात थी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब अगर गांधी जी को पढ़ोगे तो तुम भारत को पढ़ोगे, मतलब गांधी जी यानी भारत, भारत यानी पूरा गांधी जी का व्यक्तित्व। जी तो ये अपने आप में वाकई में आपने एक पंक्ति में बहुत सुंदर बात की। अमर जी आप कुछ कह रहे थे। इंदु जी, शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है जी कि जी वो फूल से कोमल हाँ और वज्र से ज्यादा मजबूत थे, कठोर थे। और दूसरी मान्यता थी कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। तो सर से जानना चाहते हैं कि ये फूल से कोमल और वज्र से कठोर और जय जवान जय किसान, एक इनका मिनट क्या अमर जी, कोई एक मिनट। कुछ लोगों के माइक ऑन थे, अब आप अपने माइक स्टार्ट कर लीजिए, आप दोनों। वो डिस्टर्ब कर रहा था बीच में। तो सर आप भी अपना माइक ऑन कर लें। जी आपका माइक भी ऑफ हो गया, आप ऑन कर लें। जी जी इंदु जी। जी जी, एक माइक का उसमें चित्र बना हुआ है सर, उसको खाली आपको दबाना है। म्यूट लिखा होगा उसके नीचे, उसको अनम्यूट करना है। हाँ हो गया आ जी। गया। जी अमर जी, हाँ, जी आ क्षमा गई ना करें। मेरी आवाज? आ रही हाँ है बिल्कुल आवाज? बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई आपकी आवाज। जी 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 इंदु जी। तो बोल। हाँ शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है जी कि वो फूल से कोमल और वज्र की तरह कठोर थे। जी दूसरी तरफ उनका जो प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान, जो आज भी गुंजायमान है हर भारतीय के दिल में। तो सर से ये हम जानना चाहेंगे कि वो फूल और वज्र वाला उदाहरण और जय जवान जय किसान का जो नारा था, इन दोनों का क्या अंतर संपर्क था? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अमर जी, आपने बहुत, जैसा इंदु जी कह रही हैं, बहुत सुंदर सवाल पूछा है। और मैं एग्जैक्टली। ये बताऊंगा आपको कि बाबूजी का नारा जो जय जवान जय किसान है, अगर मैं सही माने में कहूँ तो जय जवान जय किसान रीढ़ की हड्डी है, जिसके ऊपर एक मजबूत भारत और ब्रेव भारत खड़ा हुआ है। तो अगर मैं आज इस बात को कहूं तो गलत नहीं होगा कि बिना रीढ़ की हड्डी के कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता। अगर उसमें कहीं भी कोई डिफेक्ट आया तो उसकी तकलीफ होगी तो झुक जाएगा या कुछ। लेकिन जय जवान जय किसान को जब बाबूजी ने रीढ़ की संज्ञा दे दी, रीढ़ की हड्डी की संज्ञा दे दी, तो उससे उन्होंने देश को एक मजबूत देश के रूप में खड़ा किया। और मेरा ये मानना है कि उनके उस देश में खड़ा होना मजबूत, और भारत और पाकिस्तान युद्ध में जिस तरह से बाबूजी ने कमाल दिखाया, मैं कमाल कहता हूँ क्योंकि मैं छोटा था उस समय, 16-17 वर्ष का था जब लड़ाई हो रही थी। तो मैं इसलिए उस समय ही कहता था कमाल की लड़ाई हो गई, मैं कमाल कर, मैं भाग के आता था, बाबूजी कमरे में बैठे हैं और मैं भाग के आता था और ये भूल जाता था कि मैं प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ। मैं समझता था कि मैं तो अपने पिता से बात कर रहा हूँ, और मैं उनसे कहता था कि अमृतसर के ऊपर हमको पता चला है बाबूजी कि कोई पाकिस्तान ने कुछ गोलाबारी की। तो वो हंसते थे, कहते थे कोई ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ, चिंता मत करो। तो मतलब वो इस तरह की बात भी मैं कर देता था, ऐसे बचपना में कैसे कह देता था अपने पिता को, ये नहीं सोचते हुए कि भाई वो तो प्रधानमंत्री है, उनको तो एक एक पल की रिपोर्ट मिलती है, उनको खबर होती है, तो कैसे नहीं होता। तो ये इसलिए मैं कहूँगा कि बाबूजी के मन में जय जवान जय किसान के पीछे से, अभी अमर जी ने कहा, उनका उद्देश्य क्या था। वो जैसे अपने को उन्होंने मजबूत दिखाया, एक तरफ कोमल, दूसरी तरफ, तो उसमें जो उन्होंने अपनी मजबूती दिखाई, वो मजबूती का ही कारण है कि उन्होंने देश को एक ऐसा नारा दिया, जय जवान जय किसान। और मैं अगर इसमें जय हिंद के नारे को जोड़ दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जय जवान जय किसान जय हिंद के नारे में समाया है। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। जय हिंद के नारे में ही तो जय जवान जय किसान। तो जैसे पहले आपने उक्ति कही कि गांधी को पढ़ लो मतलब भारत को पढ़ लो, और वैसे ही आपने हिंद को जान लो तो जय जवान और जय किसान।
हिंद तो हिंद की धरती में तो यही दो चीजें बड़ी सबसे ज्यादा जो है मुख्य है। तो अभी जब आपने बात की कि शास्त्री जी ने मतलब किस तरह से उनका जो व्यक्तित्व था, और उसके साथ साथ एक जो बहुत जरूरी बात जुड़ जाती है, वो आज के जमाने में अगर हम देखें तो वो ईमानदारी की बात है, लगन और ईमानदारी की बात। तो कहीं जैसे सुनने में आया था कि उन्होंने अपने समय में एक फिएट कार, उस समय तो फिएट कार बहुत चलती थी ना, तो उन्होंने एक फिएट कार ली थी और वो लोन पर ली थी जी। लेकिन ये बड़ा मतलब सुखद पक्ष भी है और कहीं दुखद पक्ष भी है कि वो अपने जीवन पर्यंत उस लोन को नहीं चुका पाए। तो कहीं ना कहीं ये उनकी ईमानदारी को भी दिखाता है और कहीं ना कहीं एक स्थिति को बयान करता है। तो ये जो है इस संबंध में क्या था, एक्चुअली वो बात क्या थी, ये आप बताएं हमें। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे जी और हम लोग जाते थे स्कूल टांगे में, घोड़ा गाड़ी में। टांगा जो होता है उस समय नई दिल्ली में भी चलता था, तो नई दिल्ली में टांगे में हम तीनों भाई और हमारी भांजी, बड़ी बहन की लड़की, उसमें बैठ जाते थे और हम लोग जाते थे वहाँ स्कूल। और स्कूल में जब जाते थे तो देखते थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, सरकारी गाड़ी भी आ रही हैं, सब आ रही हैं। हम लोग उतर रहे उससे और अंदर जा रहे हैं बच्चे, और हम लोग टांगे से उतरते थे। और प्रधानमंत्री के बेटे होने के नाते हम लोग को बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि भाई क्या सोचेंगे लोग, तो हमको लगता था। तो हमने कहा कि भाई बात करेंगे बाबूजी से। तो दोनों भाई हमारे, अनिल भाई और अशोक छोटा वाला, उसने और हमारी भांजी नीरजा, सब ने ये कहा कि नहीं बाबूजी से मत करिएगा, बाबूजी बहुत दुखी हो जाएंगे, हम लोग करेंगे। हम लोग का ठीक है ये टांगा। तो हमने कहा ठीक है टांगा रहेगा, लेकिन हम बात तो कर लें, बेटा हूँ मैं तो बात तो करूंगा ही। तो कैसे कर लो। तो हमको कहा और सब हमारे साथ खड़े रहे। तो जब खड़े हुए तो बाबूजी से मैंने कहा कि बाबूजी आपने सब कुछ तो कर दिया है देश के लिए और सबके लिए कर रहे हैं, आप अपने बेटों के लिए तो कुछ कर दीजिए, हम भी तो प्रधानमंत्री के बेटे हैं। मैंने कहा हम भी तो प्रधानमंत्री के बेटे हैं, सही है। हमें कम से कम एक गाड़ी तो दे दीजिए जिससे कि हम लोग स्कूल जा सकें। और टांगा गाड़ी जो हम लोग कितने दिन से इस्तेमाल करते जा रहे हैं। अब आप जब गृह मंत्री थे, उससे पहले मंत्री थे, तब भी टांगे में आते थे हम लोग, तो अभी प्रधानमंत्री में भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन तो कर दीजिए। हंस के मैंने कहा। तो बाबूजी ने मुझे बड़े गले से लगाया, थपथपाया, कहा नहीं बात ठीक करते हो, अच्छा हम सोचते हैं। तो मेरी बात उन्होंने सोची और उन्होंने अपने सचिव से कहा कि भाई हमारे बैंक में कितना बैलेंस है जरा पता कर लो और हमको बताओ गाड़ी कितने की आएगी। तो वो सब उन्होंने पता वता करके बताया। तो बाबूजी ने कहा भाई लोन लेना पड़ेगा। तो अम्मा को बुलाया और कहा कि ललिता ऐसा है, अब बच्चे कह रहे हैं तो एक ले लेते हैं, थोड़ा सा गाड़ी छोटी जी लेते हैं। और फिएट गाड़ी उन्होंने फिर और बुक किया और ले लिया। और लेकर जब गाड़ी से हम लोग गए पहले दिन, तो बहुत खुश हम लोग, गाना गाते हुए मस्त होते हुए स्कूल पहुंचे। और वहाँ पर बड़ा अच्छा लगा हमको। स्कूल गए और स्कूल से लौटे तो बाबूजी ने पूछा हमसे कि अच्छा कैसा है, बताओ कैसा लगा तुम्हें। हमने कहा बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बताओ अगर कल हम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, तुम फिर गाड़ी से टांगे पे आ जाओगे। तो हमने कहा नहीं बाबूजी ऐसा नहीं होगा, हम लोग बहुत संभाल के रखेंगे गाड़ी को। और आज भी अमर जी आपको बताऊं, वो शास्त्री जी के संग्रहालय जो है दिल्ली में है, उसमें वो गाड़ी खड़ी है और लोग देखते हैं उसको और फोटो खींच के ले जाते हैं सब जिसका। तो बाबूजी ने कहा, तो मैंने आपको जो आपने पूछा था इंदु जी, उस कि क्यों लिया बाबूजी ने, तो बाबूजी ने इस बात को रखते हुए अपने बच्चों की बात को मान लिया। और इसमें बड़प्पन देखिए आप हमारी माँ का, ललिता शास्त्री का। आप लोग, आप महिलाएं हैं सब, तो मैं इसलिए कहूंगा कि महिलाओं को इसको गर्व से और इसको बात को समझना चाहिए और अपने आप को उसी तरह से बनाने की चेष्टा करनी चाहिए, अम्मा ललिता शास्त्री की तरह। अम्मा ने बाबूजी के निधन के बाद इंदिरा जी ने कहा कि ये सरकार दे देगी, 5,000 रुपए है सरकार दे देगी, बाकी का बकाया जो है और वहाँ आप छोड़ दीजिए। तो अम्मा ने कहा नहीं, अम्मा ने कहा नहीं,
वो शास्त्री जी का कर्ज है, पर्सनल कर्ज है, लोन है। तो इसलिए वो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसको पे करूं और शास्त्री जी की आत्मा को शांति मिले कि हमारे से। और मैं अपने पेंशन से, पेंशन अम्मा को 1,000 रुपये बांधी गई थी उस समय सरकार ने, तो उस 1,000 पेंशन में से उन्होंने कहा कि हम 100 रुपये हर महीना निकाल के उसको दे देंगे। तो इस तरह से दिया जाता था। अब अम्मा ने दिया। और ये आपको ये भी बता दूं इंदु जी कि कम से कम लाखों पत्र आए देश के कोने कोने से, और एक ने नहीं, सब ने, किसी ने 200 रुपए, किसी ने 500 रुपए, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 50 रुपए, इस तरह करके अम्मा को भेजा मनी ऑर्डर से। अम्मा ने सबको अपने हाथों से चिट्ठी लिखकर धन्यवाद करते हुए सब वापस किया और कहा कि हम करेंगे। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, अगर बाबूजी इतने बड़े बने तो उसके पीछे जो महिला थी वो ललिता शास्त्री थी और उनकी पत्नी थी, और उन्होंने ही बाबूजी को इस अहदे तक पहुंचाया। क्या बात है। हिंदू जी, शास्त्री जी का उच्चा दर्श था, जो जीवन मूल्य था, जो निष्ठा ईमानदारी थी, बिल्कुल, वो राजनीति के ईश्वर थे जी, वो पुण्यात्मा थे, वो धर्मात्मा थे राजनीति के, जिनसे आज बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, उनका अनुकरण करने की जरूरत है। जब बात आपने उस कार की तो मैं कई बार जनपद पे स्मृति भवन में गया हूँ, जो शास्त्री जी का घर था। मैंने उस कार को देखा है, आज धरोहर के रूप में वहाँ पे मौजूद है। एक और चीज मेरे मन में सवाल है, जैसी मुझे जानकारी मिली, जहाँ कार खड़ी है धरोहर के रूप में, उसके बगल में एक बहुत बड़ा लोन है। तो हमें बताया गया कि जब अकाल की स्थिति थी और जब जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया, तो उस पूरे परिसर में, पूरे लोन में उन्होंने गेहूं की बालियां लगवाई, गेहूं का रोपण किया वहां पे। और वो जो संस्मरण है, सर से हम लोग जानना चाहेंगे कि वो क्या स्थिति थी, कौन सा वो परिवेश था, परिस्थिति थी। देखिए, उस समय अमेरिका से PL 480 आता था, मदद उनकी आती थी। तो जब गेहूं आता था तो गेहूं को खाने लायक नहीं होता था हम लोग के लिए, मनुष्य के लिए। तो बाबूजी को अच्छा नहीं लगा, तो बाबूजी ने सारा गेहूं जो है अमेरिका से लेना बंद कर दिया, को वापस किया। और बाबूजी ने फिर MS स्वामीनाथन जो एग्रीकल्चर के थे एक्सपर्ट, उससे पूछा कि ये बताइए कि अगर हम लोग कुछ अनाज को त्याग दें तो क्या ये भुखमरी और जो हमारी हालत है इस समय अनाज की, उसमें कुछ कमी आ सकती है? तो उन्होंने बहुत कुछ काम स्टडी कर लें सर, फिर हम आपको बताते हैं। और उन्होंने स्टडी करके फिर ये कहा कि साहब, अगर एक हफ्ते में एक दिन, एक समय, मतलब अगर रात्रि के समय अगर हम छोड़ दें अनाज और उसके जगह सब्जी उब्जी का प्रयोग कर लें, आलू खा लें, लेकिन अनाज न खाएं, तो अनाज अगर हम नहीं खाएं तो हम ये पूरा देश अगर नहीं करे तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी PL 480 की। हम लोग का उपज इतना बढ़ जाएगा, हम लोग मेहनत करेंगे और इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि देश को अब किसी के सामने कटोरा ना फैलाना पड़े। तो क्या बात है। बाबूजी को इतनी अच्छी लगी वो बात, तो उन्होंने आकर घर में हम लोगों से कही और कहा, आज हम लोग सब लोग एक साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाएं? हाँ, सुनील तुम भी आओ, हरी तुम भी आओ, अनिल तुम भी आओ। अम्मा से कहा, सबसे बहनों से कहा, आइए सब गए, हम लोग सब लोग, बहनों, हमारे जीजा जी, सब लोग आगे बैठ गए और घर में एक साथ खाना खाने लगे। उन्होंने खाना खाने के बाद कहा, मुझसे कहा, सुनील तुमसे कह रहा हूँ कि मित्र हैं, तुम्हारे बहुत मित्र हैं, तुम हर मित्रों के यहाँ बहुत लोगों के सोशल आदमी हो, तुम जाते रहते हो, तो तुम मुझे वादा करो कि एक हफ्ते तक तुम नहीं जाओगे किसी के पास खाने के लिए शाम को, और बिल्कुल व्रत रखोगे। जैसे मैंने कहा, एक हफ्ते तक शास्त्री परिवार में चूल्हा नहीं जला, और बच्चे जो छोटे
छोटे बच्चे जो थे उन लोगों को दूध दे दिया जाता था, उनको आलू का कुछ बना के दे दिया जाता था, लेकिन अनाज का प्रयोग नहीं हुआ। और हम सब लोगों ने बाबूजी को वादा किया, और वादा करने के बाद पूरा शास्त्री परिवार 1 हफ्ते तक बिना भोजन के शाम के समय रहा। अब ये जब तो बाबूजी ने 1 हफ्ते के बाद हम लोगों ने बाबूजी से कहा, बाबूजी आपने हम लोगों को क्यों व्रत करा रखा, अब कितने दिन और करना होगा? उन्होंने कहा नहीं, अब 1 हफ्ता कर लिया आप लोगों ने, अब आइए हम लोग फिर भोजन करेंगे, खाएंगे खाना साथ। खाया, खाना खाने के बाद उन्होंने ये कहा कि बेटा अब तक मैंने अपने परिवार से कहा था, अब मैं अपने विशाल परिवार से, वो देश को विशाल परिवार मानते थे, उन्होंने कहा विशाल परिवार के लोगों से कहूंगा कि हफ्ते में केवल 1 दिन सोमवार को आप रात्रि का में अनाज को त्याग दें। और बाबूजी ने जब कहा तो पूरा देश हिंदू जी खड़ा हो गया बाबूजी के पीछे। और आपको मालूम है छोटा छोटा ढाबा भी जो इसका गुजर उसी ढाबे के चलने से होता था, उसकी बिक्री से होता था, उसने भी बंद कर दिया। तो इस तरह से पूरा देश बाबूजी के पीछे खड़ा हुआ और उन्होंने पूरी तरह से बात को माना और बाबूजी का यह अन्न का जो संकट, क्या मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है, हम निशब्द हैं कि पहले अपने परिवार को मतलब कोई ये ना कह दे कि भाई आपके बच्चों को आपने अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, या देश के बच्चे आपके बच्चे नहीं है क्या, उस चीज को उन्होंने वहां पर साबित करके पहले अपने, और 1 सप्ताह अपने बच्चों को भूखा रहना, खुद भी भूखा रहना देश की खातिर, कि पहले उसका एहसास हम कर सके और फिर हम लोगों से कहें। और शायद यही वो ताकत थी जिसके कारण आपने कहा ना पूरा देश उनके साथ खड़ा था, उनके पीछे खड़ा था। तो ये सच्चाई की ताकत थी, ये हिम्मत की ताकत थी, ये चुनौतियों की ताकत थी जो उनमें थी, जो आपने बताई। पूर्ण रूप से इंदु जी देश के लोगों के अंदर एक विश्वसनीयता शास्त्री जी के प्रति हो गई, इससे पैदा हो गई कि उन्होंने कहा कि जब कुछ करते हैं वो देश के लिए तो पहले अपने परिवार को देख लिया, अगर कोई कठिनाई है तो भाई उसे कम से कम देखकर तब हम बात करें। तो उन्होंने कहा कि जब शास्त्री जी मान गए कि भाई 1 हफ्ता हमारा परिवार रह सकता है तो पूरा हमारा विशाल परिवार क्यों नहीं रह सकता, और तब उन्होंने अपील किया। नहीं, और ये खास बात है, 1 हफ्ता हमारा परिवार रह सकता है तो पूरे देश को 1 हफ्ता नहीं 1 दिन रखने की बात थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने घर को प्रयोगशाला ही नहीं बनाया, बल्कि ये कहूं कि उन्होंने अपने घर से शुरू की चीजें, कि अगर हमें देश पर लागू करनी है तो पहले हम अपने घर को देखें। और ये मैं कहूंगी कि बहुत बड़ी सीख है उनकी। और उसी तरह की बात हम देखते हैं जब 1965 में जो युद्ध हुआ था, तो उस समय तो आपके बाबूजी बहुत ज्यादा व्यस्त रहे होंगे, बल्कि मैं ये कहूँ कि हम सबके बाबूजी बहुत व्यस्त रहे होंगे। तो आप लोगों के मन में उस समय जो युद्ध था, जो स्थिति बनी थी, पूरे देश की स्थिति उस समय बहुत विचित्र बन गई थी। तो आप लोगों को उस समय कैसा एहसास होता था, या उस समय के कोई ऐसे संस्मरण हो जो कि आप हमें सुना सकें? क्योंकि हम तो उस समय जान नहीं सकते, बल्कि मैं कहूँ तो मैं 64 में जन्म ली हूँ, तो मैं 1 साल की थी। तो उस समय के बारे में जी। तो उस समय देखिए जब लड़ाई चल रही थी तो एक बड़ा डिफरेंट वातावरण था, क्योंकि उसमें क्या था, उस समय रात को लाइट बंद हो जाती थी दिल्ली में, घरों में लाइट नहीं जलती थी, अंधेरा रहता था कि भाई दुश्मन जो है आक्रमण ना कर ले, तो इसलिए पूरा डार्क रहता था, अंधेरा। तो अंधेरे में कई बार ऐसा हुआ हम लोग का कि हम लोग को उस समय बोले बाबूजी ने रात में हम लोग चले जाते थे राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि हम लोग क्या बंकर नहीं थे, बंकर नहीं बन पाए थे, तो वहाँ राष्ट्रपति भवन में लोग चले जाते थे और हम लोग रुकते थे और दूसरे दिन सुबह आ जाते थे, क्योंकि उस समय बम्बार्डमेंट का रिस्क था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हटाएं, सपोज करें। तो मुझे याद है कि बाबूजी ने उस समय किसी को भी छोड़ा नहीं, उन्होंने सबको, देखिए सबको इस्तेमाल किया। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जिसके पीछे बहुत से लोग लड़ाई करने लगते हैं,
आज झगड़ा होता है, ये होता है, लेकिन उन्होंने उनसे भी ये कहा कि आपके सिपाही जो हैं, आपके आरएसएस के जो सेवक स्वयं सेवक संघ है, तो आपका उसमें स्वयं सेवक जो हैं वो कम से कम जब दिल्ली को सारी ट्रैफिक पुलिस संभाले, वो ट्रैफिक पुलिस हमारे लगेंगे युद्ध में, लड़ाई में, तो हमको जो चाहिए जिस जगह को कैसे भरेंगे, तो उन्होंने आरएसएस के द्वारा उनको भरा और उनको भरा क्या, उन्होंने पूरा देखा, ट्रैफिक सारा संभाला। इसी तरह उन्होंने हर व्यक्ति को जिसको भी देख समझा, उन्होंने उसको विश्वास में लेकर उन्होंने उनको काम दिया। तो बाबूजी का मुझे याद है, आपने संस्मरण बहुत बहुत याद है मुझे, एक बार मुझे ध्यान आ रहा है कि रात में मैं उन्हीं के कमरे में सो रहा था, तब 1-2 बजे करीब एक फोन उनका आया, तो फोन की घंटी दूसरी थी, तो मैं जब तक नहीं जानता था कि क्यों, कि कौन सा फोन है, तो वो रैक्स होता था, रैक्स फोन, जिसमें सीक्रेट बातें होती थी लोगों से, डिफेंस मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, जनरल से, एयर चीफ मार्शल से, उन लोगों से, तो वो उसका घंटी बजी, तो बाबूजी ने फट से उठाया उसको और बात किया, तो उसमें उनको मुझे लगा कि कुछ और चिंतित हो गए, क्योंकि लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि पाकिस्तान ने हमारे पर हमला कर दिया, हमारे जवानों को जो कैद किया है उनके ऊपर भी काफी अत्याचार कर रहे हैं। तो बाबूजी बहुत चिंतित हो गए थे और बाबूजी बाहर आके बरामदे में चलने लगे और वॉक करने लगे, घूमने लगे इधर से उधर। तो मैंने उनसे पूछा बाबूजी से कि बाबूजी क्या बात है बताइए। उनका कि जनरल चौधरी का फोन आया था और उन्होंने इस बात को हमको बताया। तो उसी समय बाबूजी ने जनरल चौधरी से कहा कि आप एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह जी से हमारी बात करवा दें, कह दें उनको। तो बाबू ने कहा भी कहता हूँ सर, आई विल डू सर। तो उसके बाद अर्जुन सिंह जी आए लाइन में, तब बाबूजी ने पूछा कि अच्छा ये बताइए हमारे कितने प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं इस समय पाकिस्तान के जो पैराट्रूपर्स वगैरह जो गिरफ्तार हुए थे, जो अरेस्ट हुए थे इंडिया में, कितने हैं। तो उन्होंने एक संख्या बताई। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा संदेश दीजिए, एयर चीफ मार्शल से कहा कि पाकिस्तान के लोगों को ही पता चल जाए कि अगर भारतीय जो सैनिक हैं, जो वहां पे बंदी हैं, अगर उनके साथ उन्होंने किसी रूप में भी कोई अत्याचार किया, तो हम इन सैकड़ों सैनिकों को जो हमारे पास हैं पाकिस्तान के, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। ये मैसेज गया बाबूजी का वहां पर और अर्जुन सिंह जी को, और अर्जुन सिंह ने अपने रूप से उसको इन्फॉर्म किया वहां पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने उसके बाद इतनी सी खुरोज हुई, हमारे भारतीय सैनिक जो बंदी थे उनको नहीं हुआ। तो ये उनके अंदर जो अभी जैसे उन्होंने कहा ना, दृढ़ता, एक मजबूती बाबूजी के अंदर जो थी, कोमल के साथ मजबूती बहुत जबरदस्त थी, और इसके वजह से हम 1965 की लड़ाई जीती। और मुझे याद है बचपन में जब वो मैं 15 साल का था, 15 साल का 16 साल का, तो बाबूजी ने कहा कि मुझे उठाया सुबह सुबह करीब 3-4 बजे, 3 बजा था या 4 बजे था रात का, तो उन्होंने सुबह का, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलोगे हमारे साथ। हमने कहा कहाँ बाबूजी। उनका चलो आओ हम तुमको ले चलते हैं। तो हमने कहा अच्छा मैं तैयार हो जाता हूँ। तैयार हो गया और उनके साथ गाड़ी में बैठ गया, और गाड़ी को सेक्शन ये मेरा था कि पालम एयरपोर्ट चलो, और उस समय पालम एयरपोर्ट था, आज तो इंदिरा गांधी जी के नाम पर है, उसमें पालम एयरपोर्ट में बाबूजी ने कहा कि उतरो बेटा गाड़ी में। तो मैंने कहा बाबूजी आप, ये तो हम लोग पार्लियामेंट, तो कहीं दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा बाबूजी मैं तो कोई कपड़ा वपड़ा तो लाया नहीं, कैसे रहूंगा। तो कहा कुछ नहीं, हम लोग शाम तक लौट आएंगे, चलो। हमने कहा चले। जब हम अंदर प्लेन में बैठे तो उस समय जनरल चौधरी और दूसरे जनरल वगैरह थे वहाँ, हरबख्श सिंह जी थे और थे, तो उन सब बैठे थे। तो मैं कुछ घबराया, थोड़ा सा डर गया था मैं भी कि भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग। फिर अल्टीमेटली हम लोग उतरे हमारा एयर बेस पर, ये आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे था, तो वहाँ जो हमारा एक बेस था, एयर बेस, वहाँ उतरा हवाई जहाज बाबूजी का। और देखिए जरा क्या बाबूजी की हिम्मत को मैं क्या प्रणाम करता हूँ। उनकी क्या हिम्मत थी कि उन्होंने कहा कि हमारे जवान
मुझसे कहा बाद में, जब हम लोग लौटने लगे, उन्होंने कहा हमारे जवान वहाँ दिन रात देश की सेवा करने के लिए, देश को बचाने के लिए हर तरह की कुर्बानी देते हैं। तो क्या मुझे ये सब मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि प्रधानमंत्री के रूप में, इसमें देश के मुखिया के रूप में, हमारी दादी ने कहा था वो ये बात में, मुखिया रहा, तो मुखिया के रूप में मेरा क्या ये कर्तव्य नहीं बनता कि मैं भी लोग के हौसले को बुलंद करने वहीं पर पहुंचूं उनके पास। तो पहुंच गए वो हमारे साथ हवाजे एयरपोर्ट पर, वहां से बाबूजी गए और बरकी हम लोग गए। आज भी मुझे याद है कि उस समय बरकी पे हमने पुलिस स्टेशन पर हमने भारतीय झंडा को फहराते देखा। मैंने सलूट किया झंडा को, बाबूजी ने किया और कहा कि ये देश हमारा, पाकिस्तान में हमने बरकी में ले लिया था कब्जा, और लाहौर पे हमारा पूरा कंट्रोल हो गया था। इतना इस तरह से हो गया था कि अगर वहां से कोई अटैक करना चाहे नहीं कर सकता था। हमने वहाँ का अपने आकाशवाणी को भी वहां से अनाउंसमेंट करने के लिए तैयार कर लिया था, क्या बोलेंगे वो लोग, और पता। तो ये एक बचपन में मुझे याद है, और मैं करने लगा वहां। जब देखा मैंने कि बाबूजी को चारों तरफ से जनरल लोगों ने घेर लिया है, क्योंकि मेरे गलती से मैं इचुगी कैनाल जो था, इचुगी कैनाल तक पहुंच गए थे हम लोग। तो इचुगी कैनाल में मैं नीचे जाकर पानी को छूना चाहता था, ऐसे मेरी इच्छा हुई कि भाई जब हम यहाँ तक आ गए तो हम पानी को छू तो लें इचुगी कैनाल का। तो मैं जब नीचे जाने लगा तो हमको कैप्टन मना कर रहे थे कि नहीं नहीं अब नहीं जाइए, लेकिन हम थोड़ा सा गए तो वहां उधर से तेज आवाज आई कि खबरदार, जैसे करते हैं पुलिस वाले पाकिस्तानी सोल्जर, उनको चिल्ला के कहा। तो मुझे एकदम गोदी में लिया कैप्टन ने और लेके आ गए और इधर आ गए। तो उधर बाबूजी को सबने घेर लिया था तब तक कहीं, और उसमें भी बाबूजी वापस लौटे और कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना। तब तक हमने बताया कि नहीं, मेरे थोड़े से मन में आ गया कि क्यों ना, जब हमने पाकिस्तान आ गए तो छू ले थे। अब बचपना था ना, माँ को बताओ आपको उस समय क्या कहूँ कि बस फीलिंग हुई और मैं चला गया। तो आज आज मुझे याद आता है कि कितनी बड़ी गलती की थी मैंने, ये भूल गया कि आज हमारे पिताजी साथ थे हमारे, और अगर कहीं ऐसा हो जाता कि अटैक कर देते, वो उनको पता चलता प्राइम मिनिस्टर है, अटैक कर देते, कुछ हो जाता तो बड़ा खराब स्थिति हो जाती। लेकिन उससे बल्कि मैं तो समझता हूँ जब शांति के समझौता करने वो पाकिस्तान गए, ताशकंद गए और वहाँ पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले, और उसके बाद उनका ये हादसा हुआ, वो जीवित नहीं लौटे, इस पर भी बहुत लोगों को मन में, बहुत लोगों के कहीं ना कहीं शंका की बात आ जाती है। सबको मन में एक दर्द उठता है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ अमर जी, मैं देखता हूँ लोगों के हर व्यक्ति मुझसे एक सवाल जरूर पूछता है जहाँ भी जाता हूँ। परिवार में गया किसी परिवार में, तो उस परिवार में एक ने किसी ने पूछा, कहीं और गया तो वहाँ पूछा, और इस तरह पूछते थे कि शास्त्री जी का अंत कैसे हुआ। तब हम लोग को अभी भी लगता है कि मिस्टीरियस डेथ थी। तो मैं सर हिला के कह देता हूँ हाँ जी हाँ मिस्टीरियस। ये प्रश्न तो मेरे मन में आपसे मिलते ही आ गया था, क्योंकि अक्सर हमारे मन में भी रहता है। लेकिन बात सिर्फ उनकी दृढ़ता की नहीं है, बल्कि मैं कहूँ उनकी सूझबूझ अमर जी कितनी जबरदस्त थी। एक प्रधानमंत्री के पद पर वो थे और उनकी सूझबूझ देखिए हर तरह से, जैसे कि जो भी संस्मरण आपने सुना है। आप क्या कहते हैं अमर जी? इंदु जी, मैंने पहले ही कहा कि आज की यह शाम जी ऐतिहासिक शाम है, बिल्कुल, अविस्मरणीय शाम है, यादगार जी शाम है। और ऐसे संस्मरण शास्त्री जी के बारे में हम कहाँ देखने सुनने को मिलता है, और भी बिल्कुल नहीं। तो ये शास्त्री जी के मुख से जी आमने सामने रूबरू होके, इससे बड़ी बात, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती बिल्कुल है। नहीं हो सकती। तो जी बिल्कुल। बहुत सुखद पक्ष, ऐसा लगता है जैसे हम सुनते जाएं, और इतनी गाथा है शास्त्री जी के बारे में, इतने संस्मरण हैं। उनका जीवन एक ऐसा उच्चादर्श जीवन है जो माने बिरले हुआ करते हैं, वो युग पुरुष होते हैं ऐसे लोग। और आप देखिए, बहुत सारी फिल्में मैंने देखी हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, जब वो 1965 के युद्ध के समय में बॉर्डर पे जवानों के पास जाते थे, और उनका संबोधन देखिए, उनकी वाणी की ओजस्विता देखिए, गजब का। माने ऐसा कि आपके लहू में
माने आत्मबल और आत्मविश्वास दौड़ पड़े, कुर्बानी देने के लिए आप उठ के चल पड़े। ऐसी ओजस्वी वाणी, ऐसा उत्साहवर्धक वाणी, और एक तरफ यह पक्ष और दूसरी तरफ उनके बारे में कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार। जी महात्मा गांधी से प्रेरित थे, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया। बचपन में बहुत सारे संघर्ष के बावजूद जो जीवन मूल्य की डोर थी उसको वो थामे रहे, कभी भी मूल्यों से उन्होंने समझौता नहीं किया। बहुत बिल्कुल सारे परेशानियां झेली, बहुत सारे तनाव झेले, संघर्ष किया, लेकिन सादा जीवन उच्च विचार जीवन पर्यंत उन्होंने रखा। और वही तो विरासत हम भारतीयों के लिए है कि हम सादा जीवन उच्च विचार रखकर अपने देश के नवनिर्माण में आगे बढ़े। एक सवाल सर मेरे मन में उभरता है कि यह जो उनका विचार था, जो मान्यता थी सादा जीवन उच्च विचार, पूरे भारतवासियों को तो उन्होंने प्रेरित किया ही। आपके परिवार में सर, आपके जीवन में इस मूल्य का क्या असर पड़ा? मैं तो सोचता हूँ बहुत कि कैसे करूं बाबूजी के उन आदर्शों को, उन विचारों को कैसे मैं अपने जीवन में उतारूं। तो मैं सोचता हूँ कि बड़ा कठिन काम है ये। मैं देखिए, यही सोच रही थी कि प्रश्न भी बड़ा कठिन किया है। जी हाँ, अगर प्रश्न किया है, और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ अमर जी को। बहुत कठिन। देखिए, आज जो है ये प्रधानमंत्री की बात अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री के बेटों को जीना और अमल करना एक बहुत बड़ी कठिनाई है। आज बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि आज हम अगर करते हैं तो नहीं करते तो लोग कहते हैं साहब शास्त्री जी के बेटे कैसे हैं, और अगर करते हैं तो हमारे कुछ अपने मित्र लोग कहते हैं अब इसकी क्या आवश्यकता है भाई, अब तो हम लोग देश आज प्रगति पर है तो आगे बढ़ गया है। तो मुझे याद आगे जाती है वो छोटी सी घटना। आज हम पास के लिए आ जाता है, उसमें भी आ जाता है। बाबूजी के टाइम पर तो सही सब नहीं था। तो बाबूजी को मैं देखता था कि वो साबुन से नहाते थे। और मुझे याद है उनके उस समय हमाम आता था और रेक्सोना आता था, ऐसे साबुन से होते थे, तो उसमें बाबूजी हमाम को इस्तेमाल करते थे, हमाम को वो नहाते थे उससे। अब नहा कर जब निकलते थे तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी। उन्होंने हमेशा साबुन से नहाने के बाद साबुन का पानी निकाला वहां, और साबुन के सोप के इसको लेकर वो बाहर आ जाते थे, और जहां अपनी तौलिया फैलाते थे उसके नजदीक दीवार थी, दीवार पे वो खड़ा कर देते थे सोप के इसको, और धूप आती थी उससे सूख जाता था। मैंने बाबूजी से मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने बाबूजी से पूछा कि बाबूजी ऐसा क्यों करते हैं आप? उनका बेटा ये अगर मैं ना करूं उसमें रख दूं उस पर सोप के इसमें तो गल जाएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा, और बेकार कैसे अपने यहाँ के देश की बात है तो किसमें हम खराब नहीं करना चाहिए अपना, तो हम उसको सुखा देते हैं। और फिर अब ये सोचिए कि आज मुझे आप लोग जब बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आ गई बात, तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो अब ये बताइए कि इतना सिंप्लिसिटी, इतनी सादगी क्या बाबूजी के अंदर थी, मतलब कहाँ मिलेंगे आज ऐसे लोग। मैं यही कहूंगा कि देश को आज और जब मैं जाता हूँ स्कूलों में तो अब एक मेरी आदत है, स्कूलों में जब जाता हूँ तो बच्चों को जब आशीर्वाद देता हूँ तो आशीर्वाद देने के साथ साथ मैं एक बार शब्द जरूर बोलता हूँ कि आप सब में मैं चाहता हूँ कि जो आप सबको लाल बहादुर शास्त्री बनना है, लाल बहादुर बनना है, इससे कहता हूँ मैं, लाल बहादुर बनना है। क्योंकि अगर एक लाल बहादुर आज चले गए हमारे बीच से और हजारों लाल बहादुर अगर इस तरह खड़े हो जाएंगे देश में स्कूलों में बच्चे बनकर, तो आप समझिए देश कहाँ पे कहाँ पहुंच जाएगा। अभी जैसे अमर जी ने कहा कि अगर उनको थोड़ा और समय मिल जाता तो आज देश अलग भूमिका निभाता। बिल्कुल देश का बिल्कुल अलग ही होता शायद हमारा देश। आज मैं उन बच्चों में देखता हूँ कि बाबूजी कितने बाबूजी बन सकते हैं, कितने लाल बहादुर शास्त्री बन सकते हैं। अगर लाल बहादुर शास्त्री आज एक से गिनना शुरू करें, अगर सैकड़ों बन जाए तो आज
देश की हालत क्या होगी, करप्शन का नाम होगा नहीं, गड़बड़ी होगी नहीं, मर्डर किलिंग विलिंग कुछ नहीं होगा। एक वातावरण ऐसा बन जाएगा कि सही मायने में अगर आप उससे पूछें तो राम राज्य की तरह वातावरण बन जाएगा। बाबूजी अगर और रहते तो शायद राम राज्य को ही पूर्ण रूप से कर देते। अब आज भी करते हैं सर राजनीति। हाँ, लेकिन आप है ना सर। और बिल्कुल उनकी प्रतिमूर्ति जैसे ही लगते हैं। और आपको देखकर हमें वही जैसा कि अमर जी ने पूछा, सादा जीवन उच्च विचार, तो वो कहीं ना कहीं जो होता है ना, पिता की छाया पुत्र में झलकती ही है। वो संस्कार कहीं ना कहीं बने रहते हैं, जो आपको ये छोटी छोटी सी आपके ये संस्मरण जो आपको उनके याद हैं, ये यादें ही बड़ी वो होती है जो हमारे जीवन की कहीं ना कहीं राहें तय करती हैं। तो निश्चित ही इन यादों को आपने उस तरह से जिया होगा कि वो आगे बढ़ती रहें। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने अब जब स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं तो कहीं ना अपने बच्चों को भी देने की कोशिश जरूर की होगी। लेकिन ये अपने आप में मैं बताऊं कि वास्तव में बार बार मन यही कहता है कि आज का क्षण जो है बड़ा ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए। और इतना कुछ आपसे जानना है, इतना कुछ समझने की उत्सुकता है, तो मैं कुछ पूछूं उसके पहले ही मैं चाहती हूँ कि आप ही कुछ और हमें ऐसे संस्मरण बताओ, जो संस्मरण की आपके मुंह से सुन करके हमारे लिए बड़ी एक नई जानकारी होगी और बड़ा आनंद आएगा जो भी हमारे उन संस्मरणों को सुनेंगे। अब हम लोग ने गाड़ी तो खरीदवा ली बाबूजी से, फिएट, और आज जी संग्रहालय में भी खड़ा है, जी खड़ी बिल्कुल। है। लेकिन मुझे ये ध्यान आता है कि अब हम बचपन में हम लोग कितनी गलतियां भी कर देते थे। मुझे याद है कि बड़ी गाड़ी बाबूजी की रहती थी। बाबूजी तो एम्बेसडर में चलते थे प्रधानमंत्री के रूप में, नेहरू जी भी एम्बेसडर में चलते थे, बाबूजी भी चलते थे। और उसके बाद फिर और भी 2 प्रधानमंत्री चले, फिर बड़ी गाड़ियां आने लगी। तो आप जब उस गाड़ी में चलते थे बाबूजी एम्बेसडर पे, तो एक गाड़ी इम्पाला शेवरले भी थी, जो बाबूजी जब विदेशी मुल्क से विदेशी प्रधानमंत्री आते थे या हेड ऑफ स्टेट आते थे, तो जब बाबूजी उनको लेने जाते थे तो उस बड़ी गाड़ी में जाते थे, क्योंकि भारत की गौरव और गरिमा को भी वो पूरे ऊपर रखना चाहिए। तो बाबूजी उसको मानते थे और उससे गाड़ी में बढ़ जाते थे। तो वहाँ गाड़ी की बात थी, तो वो गाड़ी घर में खड़ी रहती थी प्रधानमंत्री के आवास पे। तो मैंने एक दिन बच्चों से भाइयों से कहा कि बेटा, मैं अनिल भैया, मैं सोचता हूँ, अशोक, मैं सोचता हूँ कि एक दिन हम लोग इस बड़ी गाड़ी को क्यों ना ले चले। तो उन्होंने कहा कि अरे अरे क्या बात कर रहे हैं, हमारी फिएट है तो खड़ी है, बाबूजी लेके दिए, तो उसी में चलेंगे। हमने कहा नहीं, हम लोग को एक कुछ दोस्तों के यहाँ जाना है खाने पे, तो चलो आज हम लोग गाड़ी पे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं करूँगा ऐसा काम। उन्होंने मना कर दिया दोनों ने। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं कि प्रधानमंत्री के बेटे का कितनी पावर है, ऐसे मन में आया। तो मैंने सोचा कि देखो खुद। तो फिर मैंने उठाया फोन, वहां पे अंदर इंटरकॉम था, फोन उठाया और मैंने कहा साहिब साहब, सेक्रेटरी थे बाबू के वो, तो मैंने कहा साहिब साहब, हम लोग जरा जानना चाहते हैं, तो इम्पाला शेवरले को यहाँ पे जरा भिजवा देंगे इस तरफ आगे रेजिडेंस की तरफ, हम लोग जाएंगे। कहा हाँ, और 10 मिनट में गाड़ी आ गई, ड्राइवर भी आ गया। अब हमने तो देखा, भैया वो गाड़ी देखो आगे, आप मना कर रहे थे, मैंने कहा आगे नहीं गाड़ी, चलिए चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलेंगे नहीं, फिर भी माना नहीं, मैंने कहा चलो, सब चल के बैठ गए, हम लोग चले गए। अब हम लोग जब गए तो हमने, ड्राइवर ने कहा कि सर हम गाड़ी आपको नहीं दे सकते, आप गाड़ी, मैं क्या देखो ऐसा है, हम लोग जाएंगे और मैं चलाना जानता हूँ गाड़ी, और करके लौट आऊंगा, तो कोई चिंता नहीं करो, हम ले जाते हैं। तो मना कैसे कर सकता था, उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उसने चाबी दिया और चला गया बेचारा, और नमस्कार सलाम करके चला गया। बोला ऐसा भी था, क्या करे वो। हम लोग बहुत इसमें थोड़ा आनंद भी ले रहे थे, मजा भी आ रहा था, लेकिन हो गया कि सब गाड़ी से जब गए हम, तो गाड़ी से जाके हम लोग भूल गए कि हम लोग फिएट से नहीं सरकारी गाड़ी को लेकर आ गए। तो हम तो देर हो गई, रात में 12 बज गया, और 12 बजे लौटे हम लोग। तो मैंने पहले अपने छोटे भाई को बोला कि जाके गार्ड को कहो कि दरवाजा आराम से खोले
सलामी वलामी ना दे इस समय रात में, नहीं तो आगे होंगे तो मुश्किल, आवाज होगी बड़ी ज्यादा, धीरे से कर दिया। हम आ गए गाड़ी अंदर लेकर आए, तो हमने गाड़ी को पीछे गैराज में ले जाकर पार्क कर दिया, जहाँ से खड़ी होती थी वहाँ पार्क कर दिया, और पार्क करके मैं आ गया। और जब आ गया लौट आया, तब मैंने इसे कहा कि कोई बात नहीं है, अम्मा के तरफ से हम रसोई से, हम मेन गेट से नहीं आए, हम रसोई से अंदर गए, हम लोग तीनों। और जब घुसे अंदर तो अम्मा उस समय खाना थाली लगा रही थी, तो उनका किसका खाना लगा रहे, उनका भाभी आए हैं बाबूजी, तो उनका खाना लगा रहे हैं। तो वो खाने में क्या था, रोटी, लौकी की सब्जी, दाल, बस ऐसे ही कुछ खाते थे बाबूजी बहुत। तो खाना लगा था, हम लगा रही थी। तो मैंने कहा, अम्मा अगर बाबूजी पूछें कि सुनील और भवानी कहाँ है, तो आप ये कहिएगा कि वो आ गए हैं। तो मैंने कहा ना, मैं ये नहीं कहूँगा। अगर उन्होंने पूछ लिया तो मैं सच बताऊंगी कि आप लोग बाहर गए थे और अभी आए हैं। तो हमने कहा कि अम्मा से तो ज़्यादा आर्गुमेंट करना गलत हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोला। मैंने कहा जो ठीक समझे करें, लेकिन कोशिश करिएगा कि बाबूजी पूछे ही ना ये। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हम आ गए। रात में मैं जब सो गया, सुबह देर से उठा के 6:30-7 बजे नॉर्मली उठ जाता था, लेकिन उस दिन 6 बजे तक नहीं, 6:30 बजे तक नहीं उठा। तो मेरे दरवाजे पर खट 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 आवाज आई, 3 बार नॉक किया, 1 2 3। तो मैंने कहा कि मैं कल देर से आया था, तो इसलिए अभी चाय वगैरह नहीं लूँगा, 1 घंटे के बाद लूँगा। मैं सोचा कि जो है ड्राइवर, ये आपके अटेंडेंट, वो लाया है चाय, तो कह रहा है। हमने कहा नहीं। तो फिर सो गया। अगेन दोबारा फिर खटखट हुआ, खटखट किया, और दोबारा खटखट जो हुआ तो फिर मैं उठ गया और गुस्से में था। गुस्से में लगा कि अभी अगर उसको वही दिख गया कि अटेंडेंट, तो मैं जरूर डांटूंगा उसको। तो हमने खोला दरवाजा, और जैसे ही खोला तो देखा बाबूजी खड़े हैं। ओह, आप विश्वास नहीं करेंगे इंदु जी कि मेरे क्या हालत थी, जमीन मेरे नीचे से खिसक गई। बाप रे बाप, लगा कि अब तो गया मैं। तो मैं बहुत घबराया। मैंने कहा, तो बाबू ने कहा कि कहाँ देर से आया आप? आपने कहा देर से आए थे, और गाड़ी तो स्पीड खड़ी थी पेड़ के नीचे, तो उसका गैरेज तो नहीं था, सब पेड़ के नीचे खड़ी होती थी, तो पेड़ के नीचे खड़ी थी जब मैं आया। तो मैं अचंभे में था, क्या कहूँ। तो मैं धीरे धीरे तो आ गया। उन्होंने कहा, हमारे साथ ही चाय पियो, तुम लोग आओ, सब लोग को बुलाओ, अनिल को बुला, तो सबको बुला के वो बैठ गए वहाँ बरामदे में पीछे, और चाय पीने लगे। तो उन्होंने बताया, कहाँ गाड़ी तो बताओ, कहाँ कैसे गए थे तुम लोग, दोस्तों के साथ गए थे? तो मैंने कहा कि अब झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे बाबूजी हमेशा मुझसे कहते थे, स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलना। तो मैंने कहा कि बाबूजी के सामने अब नहीं झूठ बोलूंगा। मैंने कहा, नहीं बाबूजी, हमारा मन किया बड़ी गाड़ी इम्पाला शेवरलेट ले जाने की, तो हम उसको लेकर चले गए। तो उन्होंने, बाबूजी ने कहा कि अच्छा अच्छा, हंस कैसे बोला, बड़ी गाड़ी चलाने का शौक आ गया आपको। हमने कहा, फिएट चला रहे हो तो उसको अच्छा हो लगता है। तो बाबूजी हंसने लगे, कहते चलो बैठे हम लोग। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो सुनील, तुम जाओ वहाँ सर्विस क्वार्टर में, और ड्राइवर जो है रामदेव जी, उनको बुला ला। नाम से बुलाते थे बाबूजी, ड्राइवर नहीं, नाम से बुलाया, रामदेव जी बुला। मैं जाकर बुला लाया रामदेव जी को। रामदेव से उन्होंने पूछा, ड्राइवर से पूछा कि तुम लॉग बुक मेंटेन करते हो? कहाँ करता हूँ। तो कितनी किलोमीटर चले सुनील गाड़ी कर? उसने कहा 14 किलोमीटर। उसने कहा लिखो 14 किलोमीटर निजी प्रयोग में, और सुनील जी से दस्तखत करवाओ लॉग बुक पर। क्या बात करके मुझसे उन्होंने दस्तखत करवाया, तो मैंने कर दिया। लेकिन मैंने अपने दोनों भाइयों की तरफ देखा और ये उनसे इशारा किया कि अब हम लोग को परमिशन मिल गई, अब हम जब भी चाहें हम ये गाड़ी को लेके जा सकते हैं और तो उसके बाद उन्होंने नहीं कहा कुछ, बहुत चले गए, चले गए। फिर बाबूजी ने कहा, मेरी अम्मा को बुला लो, अपनी माँ को, अम्मा ही बोलते थे हम लोग, अम्मा को बुला लो। तो अम्मा को जब बुलाया
उन्होंने कहा लगता है कि सुनील ने 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। तो 14 किलोमीटर का उस समय शायद 60 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से माना जाता था प्रयोग, निजी प्रयोग। उनका निजी प्रयोग किया है तो 60 किलोमीटर के 60 पैसे प्रति किलोमीटर का था। तो 14 किलोमीटर का कुछ रुपए हुए थे। उन्होंने कहा कि 7.5 को तुम दे देना कि वो सरकारी खजाने में जमा कर, क्योंकि निजी प्रयोग के लिए गाड़ी। क्या बात। ये बाबूजी ने कहा तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम तीनों रोने लगे और रोते हुए अपने कमरे में आए और घंटों रोए। और मैंने ये सोचा कि आज कोई और होता तो शायद ऐसा ना करता। हवाई जहाज उड़ाने चले जाते थे प्रधानमंत्री के लड़के सब, तो बाबू सुनील शास्त्री को कैसे मना कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा और ऐसे क्या भुगतान भी किया अम्मा ने। अब हमारा जब अवसर आया और मुझे मौका मिला मंत्री बनने का और 10 साल में मंत्री जब उत्तर प्रदेश में रहा, तो मैंने भी आपको बताना चाहता हूँ इंदु जी कि मैंने भी कभी भी अपनी गाड़ी को अपनी पत्नी को नहीं दिया, अपने बच्चों को नहीं दिया। जब मैं लखनऊ में रहता था तो अपने बच्चों को मैं अपनी गाड़ी से खुद छोड़े जाता था बिना सिक्योरिटी के, क्योंकि मैं बिल्कुल एक साधारण पिता की तरह जाता था। उनको सब अच्छा लगता था, वहां जाते थे और मैं लौट कर जाता था। और जब मैं नहीं रहता था तो रिक्शे से जाते थे और रिक्शे से या साइकिल से वापस। क्या बात। ईमानदारी की जो बात थी बाबूजी की, वो मैंने बहुत हद तक अपने जीवन में किया है। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता कि अब लाल बहादुर जी की तरह मैं उस तरह का हो गया ना। मैं अभी मुझे बहुत कई जन्म देने पड़ेंगे इंदु जी शास्त्री जी के लड़के बनने के लिए फिर से। बहुत सुंदर आपने जो बात कही। मतलब इसके पहले भी जब आप चर्चा कर रहे थे तो मुझे अमर जी को झकझोरना पड़ा कि अमर जी आप कुछ क्या कहते हैं, क्योंकि वो इतने सुनने में ऐसे मतलब बिल्कुल आपके संस्मरणों को सुन रहे थे। और अभी जब आपने ये सारी बातें कही हैं तो मैं एकदम स्तब्ध हो गई हूँ कि उदाहरण पेश इस तरह से होता है। अमर जी बताइए। 2-3 बातें मेरे मन में है जी जरूर। इसके पहले कि सर अंत में पूरे देशवासियों को इस पूर्व संध्या पे अपना संदेश दें जी। उसके पहले कि जितने पटल पे हमारे कमल भाई अन्य लोग जुड़े हुए हैं उनके मन में कोई सवाल हो तो वो उनसे पूछें। लेकिन इन दोनों चीज से पहले एक मेरे मन में सवाल उठता है कि बाबूजी का जो जीवन था, जो उच्चादर्श था, उसमें माता जी की कितनी बड़ी भूमिका रही। आज माँ को भी याद करना बहुत जरूरी है इस अवसर पर। जी ये सवाल बहुत नहीं, वो बाबूजी के कदम से कदम मिला। क्या पूछा अमर जी ने? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। अमर जी आवाज नहीं आई, फिर से पूछे। अच्छा सर, ये मैं पूछ रहा था कि बाबूजी का जो जीवन था, जो व्यस्तता थी, राजनीति की जो ऊंचाइयां थी, जीवन के जो मूल्य थे, उसमें माता जी का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। वो एक शक्ति के रूप में उनके साथ खड़ी रही। तो आज के दिन माता जी को हम याद न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो सर माता जी का कैसा योगदान रहा, वो थोड़ा हम लोग जानना चाहते हैं। मैं आपको अमर जी ये बताऊंगा कि बाबूजी के पास समय नहीं होता था प्रधानमंत्री होने के बाद, उनका समय नहीं होता था क्या करें और कुछ करें। तो अम्मा उसकी पूर्ति करती थी। कैसे करती थी? बाबूजी जब रात में आते थे दफ्तर से और बैठते थे और भोजन करते थे, कमरे में ही करते थे। एक छोटा सा टेबल था नीचे और कुर्सी पर बैठकर वो करते थे। अम्मा बगल में बैठ के रामायण पढ़ती थी, गीता पढ़ती थी और बाबूजी करती थी। और बाबूजी को ये भी बहुत पसंद था कि जो अम्मा हमारी भजन लिखती थी, अर्चना के नाम से उनकी 2 पुस्तक आई हैं जिसमें कई भजन लिखे, जो रफ़ी साहब ने भी गाया, लता मंगेशकर ने भी गाया और कई सिंगर ने गाया उसको। तो और रेडियो सिलोन से बहुत बजता था, तो वो भजन भी अम्मा का अच्छा लगता था। तो मुझे याद आ रहा है एक भजन उन्होंने लिखा था और वो अम्मा बाबूजी जरूर सुनते थे। ले ल तुलसी का माला जपले राम राम, ले ल तुलसी का माला जपले राम राम,
भाई बंधु तेरे साथ न जाइए, जाना हो ही अकेला। क्या बात, क्या बात। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये अम्मा का भजन बहुत बहुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। नहीं, जो शास्त्री जी के बारे में जो भी बातें आपने बताई हैं आज, और उसमें जैसा कि अमर जी ने कहा, निश्चित ही माँ का बहुत बड़ा योगदान, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो निश्चित ही अम्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है अमर जी, क्योंकि ये दोनों तो पहियों की तरह होते हैं ना। कहीं जब उन्होंने कहा कि पैसे इनको दे दो, तो वो कह सकती थी नहीं कोई बात नहीं है, बच्चे ही तो है आपके, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही। और कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी था कि हमने गलती की है, पीछे गाड़ी छुपाना, फिर और जब पैसे दिए गए तब आप तीनों भाइयों का रोना, तो ये सारा कहीं ना कहीं उनके संस्कार के जो बीज आपके अंदर थे, वो कहीं ना कहीं प्रस्फुटित हो रहे थे। और वो संस्कार सिर्फ शास्त्री जी का नहीं था, मैं कहूंगी अम्मा जी का भी था, खाली बाबूजी का नहीं था। जी जी अमर जी। हम इंदु जी, बहुत सारे पटल पे कमल भाई हैं और लोग भी हैं, जी तो जी जी, उनके मन में भी बहुत सारी उत्सुकता होगी कुछ जानने के लिए। जरूर। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो पूछें जरूर जो जी पूछना चाहते हैं। जी, मैं आप मैं लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जरूर जी पूछे, जो हमें सुन रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगा। जरूर। आज की ऐतिहासिक शाम के दिन मैं अपना ऐतिहासिक संस्मरण और ऐतिहासिक एडमिशन कहूंगा, जिसको मैं अभी तक मैंने किसी के साथ शायद नहीं शेयर किया है। आज सुनील जी सामने है, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं जब 1966 में 1966 में बच्चा था करीब, जब जब शास्त्री जी का जब निधन की और जिस हालात में उनका डेथ हुई थी, जब वो मैंने सुना, मैं बच्चा ही था, करीब मेरा ख्याल है 19 या 20 का बच्चा होगा। मैं उस दिन इतना रोया हूँ, इतना रोया हूँ। और उसके बाद में पता नहीं मुझे क्या हुआ, शास्त्री जी ने क्या किया वहां से, इतनी दूर से उनकी आत्मा ने या उनकी रूह ने। मैंने अपने जीवन में पहले बार कुछ लिखा था, वो मैंने सिर्फ उस दिन लिखा था, सिर्फ उस दिन क्या लिखा बात था, है। शास्त्री जी के आशीर्वादों से। और वो मैं करीब 4-5 पेन तब खूब मैं रोया, तो मेरी माँ पूछने लगी तुम इतना रो क्यों रो, लेकिन यहाँ शास्त्री जी चले गए। मैं इतना इतना वो मेरे को ऐतिहासिक यादें मेरी आज एकदम आ गई। मैंने बोला नहीं, आज ये सुनील जी के सामने ये संस्मरण अपने जीवन का जरूर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने शायद ही किसी के साथ ये शेयर किया होगा कि मेरी लेखनी के बीज अगर कहीं शुरू हुआ है तो ये शास्त्री जी ने ही शायद कुछ दूर से रूह ने उनकी कुछ शुरुआत की, और तब से मेरा लिखने का शायद वो बीज मेरे अंकुरित हुआ। आज मैं कुछ जो लिखता हूँ सिर्फ शास्त्री जी को ही मैं उनके बारे उन्हीं का कहना चाहूंगा, बस यही बस कहना चाह रहा। वाह, क्या कमल भाई, आप इतने भावुक हो गए, और हमें ये पता नहीं कि शास्त्री जी इतनी दूर बैठ करके भी आपसे कुछ लिखा गए, और वो आपको इतना बड़ा गजलकार बना गए। और मैं बताऊं सुनील जी आपको कि ये बहुत बड़े गजलकार हैं, और इन सूफियाना अंदाज में लिखते हैं, बस ईश्वर के लिए लिखते हैं, ऐसी है इनकी गजलें। तो बहुत सारे इनके यूट्यूब सुबह वीडियो और भी बन इंदु जी, चुके हैं। जिस रूप ये में कमल शास्त्री जी भाई की ही के, कृपा होगी, उनकी रूह की रूहानगी कहीं मेरे अंतर में आके कहीं बसी होगी, क्या या बात है। उन्होंने तो मुझे देखिए आशीर्वाद दिए शास्त्री जी होंगे। को प्यार करने वाले कैसे कैसे लोग थे। अमर जी कुछ कह रहे थे आप। और हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस रूप में आज कमल भाई के आंसू छलके हैं, जी वो संवेदना, वो आंसू हम सब की आंखों में है। और जब बिल्कुल। उनका निधन हुआ था, पूरा देश इसी रूप में रो रहा था, और यही कर रहा था कि काश शास्त्री जी कुछ और साल हमारे बीच होते तो भारत की जो आज तस्वीर है, जो नक्शा है, वो कुछ बदल और गया। होता, बल्कि मुझे बदल गया उनके होता। निधन की बात भी समझ में नहीं आती। दो ऐसे लोग बिल्कुल हैं, जैसे बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद और शास्त्री जी हमारे, जिसकी जो जैसा सुनील जी ने कहा बहुत मिस्ट्री ही रह गई। बड़े अफसोस की बात है। और कोई कुछ पूछना चाहता है या कहना चाहता है तो जी, पूछ सकते हैं। जी बोलिए। मैं ये कह रही थी कि ये दो लोग, मैं भी कहना चाहती थी कि आप इनका थोड़ा बड़ा अपना नाम बताएंगी तो मैं आपको टैग कर लूंगी इधर। जी पुनीता सिंह, जी हाँ पुनीता सिंह, बोलिए। जी जी पुनीता बोल रही हूँ मैं हाँ पुनीता जी बैंगलोर। बोलिए। पुनीता दिल्ली से। जी पुनीता जी। मैं यही कहना चाह रही थी कि ये दो लोग जो जिनका आपने कहा कि सचमुच मुझे भी बहुत दुख हुआ, मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी।
जी और बाद में जब मैंने ललिता जी और उनका सबका वो सुना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यही मैं आह्वान करती हूँ शास्त्री जी से कि यदि अगर इसी तरह से हमारे देश के 10% लोग भी इतना सादा जीवन जिए, क्योंकि दिखावे का बहुत चलन हो गया है, तो मैं उनसे यही प्रश्न करना चाहती हूँ कि उनके बच्चों के अंदर ये संस्कार कुछ आए हैं क्या? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर अगर उन्होंने अम्मा और बाबूजी के आदर्शों को, विचारों को सोचा, उस पर रह के गंभीरता से 10% करेंगे, तो 10% से आप ये समझिए कि 20% बच्चे ऐसे आ जाएंगे जो कि बिल्कुल। बाबूजी के गुणों को अपनाएंगे और देश की सेवा करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, मुझे तो बहुत ही मतलब मैं बहुत इम्प्रेस रही हूँ हमेशा से ही। बहुत कम हमारे देश में ऐसे लोग रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे हमारे जो महापुरुष हैं, वैसे मुझे लगता है कि सदियों में कोई एक आध होते होंगे। वो बिल्कुल। वैसी हस्तियां तो, और आज जो उनके किस्से मैंने सुने, उसके बाद तो मेरे रोंगटे थोड़े खड़े भी हो गए ये सोच सोच कर कि काश कि हम इनमें से 1% भी ले सकें और अपने जीवन में अपना सकें, तो वास्तव में इस भारत का नक्शा कुछ बहुत दूसरा कठिन है, होगा। लेना बहुत कठिन है। बहुत और धन्यवाद। नहीं, इंदु जी लेकिन शास्त्री जी उसको ले रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जी अमर जी। इंदु जी, सुनील शास्त्री जी की सहजता का मैं एक उदाहरण दूं। जरूर। सर, हमारे दूरदर्शन के प्रोग्राम में मेरी बात जो कार्यक्रम था, जी वो स्कूल कॉलेज के बच्चे आते थे, 50-60 की संख्या में एक्सपर्ट होते थे, और वो पूरे विश्व में देखा जाने वाला प्रोग्राम था। तो जी सर को जब भी आमंत्रित किया, बड़ी सहजता से सर उसमें आते थे और अपना जो संदेश है, अपनी जो प्रेरणा वाली बात है, वो बच्चों में डालते थे। और सर की मैं प्रशंसा इस रूप में भी करूंगा कि एक बार सर से मैंने आग्रह किया कि सर, सोनीपत के एक सुदूर गांव में ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ग्रामीण बच्चे हैं, उनको दूरदर्शन पे जब हम लाए थे तो राष्ट्रीय फलक की उन्होंने बड़ी अच्छी प्रस्तुति दी थी। तो सर से आग्रह किया कि सर, एक बार यदि आप उस स्कूल में चलें, वहां पधारें, तो उन बच्चों को बहुत बड़ी शक्ति और प्रेरणा मिलेगी। और आपको सुखद आश्चर्य होगा कि सर हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए वहां गए, और वहां जो उन्होंने उद्बोधन दिया, आज वो संस्कार वो बच्चे अपने आप में अपने जीवन में ढाल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सर की जो सहजता है और समाज सेवा का जो उनके जीवन का लक्ष्य है, उसका एक छोटा सा ये उदाहरण था। तो इसके लिए भी सर को बहुत बहुत सादर वंदन। नहीं, और सबसे बड़ी बात क्या है अमर जी की, जब आप कहीं कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखा, कोई कहानी कोई लिख, तो वो असर नहीं करता है। लेकिन जब कोई अपनी आप बीती बताता है, जब ऐसे संस्मरण बताए जाते हैं, तो वो सीधे दिल में उतर जाते हैं। जैसे आज हमने शास्त्री जी के मुंह से जब उनके खुद से सुन रहे हैं हम उनकी बातें, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक सत्य बात है, ये जीवन की साकार हुई बातें हैं हमारे सामने, और जब वो अमल कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों को जब आपने इस तरह की बातें बताई होगी, तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि मैं अभी ब्रह्म शक्ति में जाकर आई हूँ 2 महीने पहले, और वहां के बच्चों के जो संस्कार मैंने देखे हैं, जो उनमें गुण देखे हैं, तो आज मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपने उसका बीज जरूर रोप दिया था वहां पर, कि जो आज बिल्कुल वृक्ष बन रहा है। तो बिल्कुल। वाकई में बहुत बहुत आनंद की बात है। और तो हम तो इंदु जी सर से आग्रह करेंगे कि जी कल 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर जी पूरे देशवासियों को जो अपना संदेश है, जो जी अपने विचार हैं, वो हम तक सर आप रखें। बिल्कुल आप रखें बात सर। ये बहुत महत्वपूर्ण जी, होगा। और आपसे बात करने का तो दिल मतलब कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, कि लगता है करते जाएं और पूछते जाएं। तो बात आगे भी मिलेंगे तो आप दीदी जरूर हम अपना संदेश दें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी। मैं जी तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा जी जी कि देश के समक्ष आज एक चुनौती है, और चुनौती आज है किस बात की, कोरोना की, कोविड की। और आज भी सब वैक्सीनेशन वगैरह लग रहा है, सब लोगों को काफी हद तक लाभ मिला है। लेकिन मैं एक व्यक्ति दक्षिण भारत में, मुझे उन्होंने फोन किया और मुझसे कहा कि सुनील जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे शास्त्री जी का जीवन था, क्या उस पर हम लोग जी नहीं सकते?
मैंने कहा क्यों नहीं जी सकते, उसी तरह जी सकते हैं। तो उनका सादा जीवन उच्च विचार, जैसे आपने कहा था अमर जी, तो सादा जीवन उच्च विचार, उन्होंने कहा कि उस पर अमल करें अगर हम लोग तो हर आदमी कोरोना के साथ लड़ाई लड़ सकता है, कोई वैक्सीन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बाहर जाना बंद कर दें और हम घर में बैठकर अपना खाना साधारण सा भोजन करें और जंक फूड ना खाएं और ऐसे, तो ये बात उसने कही है, कितना मुझे अच्छा लगा। फोन पे उसने बात किया, कहाँ से मेरा नंबर ढूंढा होगा, मुझसे बात किया और मुझसे कहा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप जरूर लोगों से अपील करें कि शास्त्री जी की तरह सारा जीवन उच्च विचार रखकर आप इस लड़ाई को, जंग को जीते। तो आज मैं कहूँगा कि आज ऐसा समय है, हम सब लोगों को जागृत होकर बाबूजी के आदर्शों को, बाबूजी के उच्च विचारों को, बाबूजी की सादगी को, सरलता को, सब हम लोगों को अपनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसी तरह हम लोग जिए जैसे शास्त्री जी जिए। तो आज हम सब इस देश को मजबूत बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे। बहुत बहुत सुंदर जी। तो अमर जी, मन तो नहीं हो रहा है कि कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, और मैं तो चाहूंगी कि एक बार फिर से हम जरूर बात करेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक आप लोगों को बैठाना भी उचित नहीं है। तो आज जो भी बातें हुई उसके लिए मैं कुछ कहूँ तो मैं बिल्कुल निशब्द हो गई हूँ। डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी को शायद पूछना चाहती जी हैं। जी 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 उषा जी पूछिए। जी मुझे पूछना नहीं है, मुझे ये कहना है कि आपको देख के ही मुझे मतलब इतना गौरवमय अनुभव हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकती। मैं शुरू से शास्त्री जी के बारे में जो कुछ अब तक जाना है, पढ़ा है, सुना है, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ और मुझे हमेशा वो बहुत ही प्रेरणादायी लगता है। लेकिन आज आपको सामने देख करके वो जैसा कमल जी को फील हो रहा है, वैसा ही मुझे भी महसूस हो रहा है कि मैं कहीं न कहीं अंदर से भाव विभोर हो रही हूँ, और आपको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे उन्हीं को देख लिया। बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत गौरवशाली अनुभव हो रहा है, बहुत, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस अनुभव को। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्लीज इंदु जी एक मिनट केवल मैं जी कौन कौन बोलिए, नाम बोलिए। अचला सिन्हा, अचला सिन्हा। और जी जरूर अचला जी, उषा जी का हो जाए जी। हाँ बोलिए, हाँ। कोई बात नहीं, आप आराम से बोलिए, कि बिल्कुल चिंता ना करें, बोले। नहीं उषा जी को बोलने दीजिए पहले। हाँ हो गया, उषा जी का हो गया, आप बोल बस मैं यही चाहती थी और कई बार मिले या आपसे इसी तरह चर्चा हो तो। नहीं, जरूर हम अगली बार फिर से इनसे जरूर चर्चा करेंगे। अचला जी आप क्या पूछना चाहती हैं, जरूर बस बोलें। मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं अंदर से इतनी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है खुशी के कि मेरे पापा ने मुझे, हम लोगों को शुरू से आदरणीय शास्त्री जी के बारे में इतना बताया था कि बता नहीं सकती हूँ। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रही हूँ कि मैं उनके सुपुत्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हूँ। बस मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। जितना हम लोग गर्वान्वित फील करते हैं, बहुत ज्यादा भावावेश में हो रही हूँ। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं हो रहा है कि मैं उनके सामने साक्षात उनके साथ मीटिंग कर रही हूँ। उसके लिए जी आज हम सबकी यही स्थिति हो रही है। मैं आज सबका मैं क्या बताऊं आपसे, सच में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इंदु जी कि आपने उससे हमको जोड़कर उनसे मिलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और शास्त्री जी आप तो अमर जी का करें, उनके कारण हम सभी का। बस और मेरे पास शब्द नहीं है बोलना चाहती हूँ। जी जरूर बोलें, जरूर बोलें। जी मैं सुनील जी से सीधे पूछना चाहती हूँ कि मीरा जी कहाँ है आजकल? मीरा जी मेरे साथ है, मेरी पत्नी है। तो कहाँ है जी, कहाँ है? वो मेरी कजिन है, वो मेरी बहन है। अच्छा अच्छा। हाँ मैं ये अमिता श्रीवास्तव जी हैं। जी वो अमरनाथ, आप अमरनाथ श्रीवास्तव जो उनके फूफा जी हैं। हाँ जी जी। तो और मैं उनकी सगी भतीजी हूँ। अच्छा। तो मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, और आपको भी, और आपके बड़े भाई साहब हरि कृष्ण शास्त्री हमारे घर बहुत आया करते थे। तो हम लोग का बहुत जुड़ाव है, और आप जो सब बता रहे हैं मुझे इतना अच्छा लगता है। और मैं पहले से ही जानती हूँ ये सब, क्योंकि हम लोगों के परिवारों में सुनील जी, मेरे ससुर जी भी चीफ जस्टिस होके रिटायर हुए थे एमपी हाई कोर्ट के, और हमने बिल्कुल यही चीजें एक्सपीरियंस की हैं जो आप बता रहे हैं।
वो जो सरकारी गाड़ी होती थी उसको केवल कोर्ट ले जाते थे और ड्राइवर केवल कोर्ट तक जाता था लेके उस गाड़ी को। उसके अलावा उनके पास जो फिएट थी, अगर उन्हें शाम को जाना होता था तो वो पर्सनली उसको ड्राइव करके जाते थे। और हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह की चीजें अपने बाबू, उनको भी हम भी बाबूजी कहते थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस समय में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके संस्कार, शास्त्री जी तो उसमें सर्वोच्च थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने भी अपने घर में ऐसे लोगों को देखा है, सुना है और उनकी डांटें सुनी है। अगर एक चीज भी कोई ले आता था घर में, मिठाई कोई ले आया तो समझ लीजिए उसको फेंक दिया जाता था। बहुत सुंदर हमने ये- अमृता जी, बहुत सुंदर बातें हैं आपकी, और बहुत आपने सुंदर बिल्कुल आपने वही कहा। सारी बातें आपने भी बताई। तो कहीं ना कहीं और ऐसा नहीं मैं है, यही कहना चाहती हूँ, शास्त्री जी ने जो बीज बोया है वो बीज कहीं ना कहीं पुष्पित पल्लवित चारों ओर से हो रहा है। मंजू जी 1 मिनट आप बोल लीजिए बस, क्योंकि समय काफी हो रहा है। जरूर जी मंजू जी। आज भी इन ऐतिहासिक पलों के लिए सच में वंदनीय है आप, जो आज शास्त्री जी के उन आदर्शों का हमें संस्मरण के रूप में आपने बताए। और मैं चाहती हूँ कि आज के युग की राजनीति जिस तरह की है, उन आदर्शों को हम किस तरह आज के युग में ला सकते हैं, क्योंकि वो आदर्श जो थे वो हमारे लिए आज अभिभूत कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि वो आदर्श क्यों नहीं आज की युवा पीढ़ी में हम दे सकें। उसके लिए आप कुछ 2 शब्द बताएं हमें कि किस तरह हम इसको करें। कठिन सवाल पूछा है आपने मुझसे और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में ये लोगों के अंदर से, के अंदर मन से आवाज उठनी चाहिए कि अगर आज नारा तो एक दिया जा सकता है, जैसे हम एक श्रेष्ठ भारत, एक श्रेष्ठ भारत है, ये भी है नारा है और बहुत अच्छा नारा है। हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि एक भारतीय होने के नाते हमें अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। और अगर हम उसको बनाने की चेष्टा रखें मन में और उस भावना को रियली हम उस पर अमल करें अपने कार्य को, तो शायद हम लोग शास्त्री जी के सपने को पूरा करेंगे और जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद कर सकेंगे। बहुत बहुत सुंदर आपका सवाल था। अगली बार हम बातें करेंगे, हम एक बार फिर से शास्त्री जी को जरूर बुलाएंगे और सबकी बातें फिर से करेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे प्रश्न हैं और उससे ज्यादा मेरे पास प्रश्न हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक मीटिंग जरूर हम अगले महीने कभी हम जरूर प्लान करेंगे। अमर जी से हम प्रार्थना करेंगे और शास्त्री जी से भी कि आज की ये बहुत छोटी सी है, आज हमारा मन बिल्कुल नहीं भरा है। आप जब बुलाएंगे तब मैं आऊंगा, कोई हाँ बिल्कुल। तो एक मीटिंग में आप सभी से कहती हूँ, आप लोग अपने प्रश्न लिख कर रख लें और हम सभी से जरूर कहेंगे। सुषमा जी 2-3 बार से हाथ उठा चुकी हैं। सुषमा जी 30 सेकेंड आप बोलें जल्दी से। जी नमस्कार शास्त्री जी। और जो आपने बताया ना मुझे, हमें अस्पताल पे, और हम लोगों ने तो हम इतना देखा नहीं, ध्यान नहीं है, बहुत छोटे थे हम लोग, लेकिन किताबों में जो पढ़ा वो ऐसा लग रहा है कि आज सचमुच आपके मुंह से सुन के ना ऐसा लग रहा है कि शास्त्री हमारे सामने दोबारा से आ गए और हम उन चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं। बहुत अद्भुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अद्भुत। और हम जरूर दोबारा आपको इसको बुलाना पड़ेगा जी। एक इंदु जी, इसके पहले कि आप धन्यवाद करें आदरणीय सर को, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि मैं सर का पड़ोसी भी हूँ गुड़गांव में। तो यदि भविष्य में आप लोग दिल्ली आए, नहीं हमें तो मिलना ही था, पिछली बार मिल नहीं पाए कोरोना के कारण। जी हमें कोरोना से मुक्ति मिले, अमर जी के कारण तो हम मिल पाए थे दूरदर्शन में। नहीं, घर पर से मिलेंगे। और उस मिलने के पहले मैं ये कहूंगी कि मैं देख रही हूँ कि अभ्युदय के बहुत सारे लोग हैं जो सब उनसे और बहुत कुछ कहना चाहते हैं, और मैं सबसे क्षमा मांगूंगी क्योंकि समय हो रहा है। तो हमें उसका थोड़ा उसकी मर्यादा का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। और मेरे पास इतना कुछ है कहने और समझने और सुनने के लिए, तो हम जरूर एक और मीटिंग प्लान करेंगे। तो आज के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। और सबसे पहले मैं शास्त्री जी आपके लिए तो मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहने के मतलब निशब्द हो गई हूँ उन बातों को सुन करके। और निश्चित ही थोड़ी थोड़ी कोशिश हम जरूर करें
कि हम उस चीज को अमल कर पाए। तो इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो पाएगी कि हम शास्त्री जी की एक एक बात, मैं कहती हूँ एक बात अमल करो ना, उसके पीछे पीछे सारे, जैसे एक बिल्कुल, के बिल्कुल, पीछे सारे गुण चले बिल्कुल, आते हैं, बिल्कुल, जी हाँ, तो वो बिल्कुल। वाली बात है। तो जरूर अगली मीटिंग का आप सभी से वादा करते हुए, शास्त्री जी की ओर से और अमर जी की ओर से, आज मैं आप सभी सुनने वाले, चाहने वाले का धन्यवाद देते हुए, शास्त्री जी का और सबसे ज्यादा धन्यवाद उस कड़ी का जिसने हमें उन तक पहुंचाया, यानी डॉक्टर अमरनाथ अमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और सर बता दूं, ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 200 से ज्यादा कमेंट्स फेसबुक पर आ चुके हैं प्रोग्राम चलते चलते में। तो बहुत धन्यवाद इंदु जी, बहुत ही खास बात है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी बहाने एक बार शास्त्री जी का नारा, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जय किसान और जय हिंद। बोला ना, जय जय हिंद में जय समाज है। हिंद। जय हिंद। आपको सादर शत शत नमन। और पीछे जो शास्त्री जी की फोटो दिख रही है मुझे, उन्हें भी शत शत प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार 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 मैं नमस्कार। गुड़गांव